सोफिया नाम की एक लड़की जो एक ओशन रिसर्चर थी, अपने पति और अपनी टीम के साथ प्रशांत महासागर में गई हुई थी। वे समुद्री जीवन पर महासागर में जमा हुए विशाल कचरे से होने वाली समस्याओं पर शोध कर रहे थे। अपने काम के दौरान उसकी टीम के एक सदस्य ने उसे बताया कि उन्हें एक सिग्नल प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही वे लोग पानी के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। सोफिया और जेड जहाज पर ही रुक गई, जबकि बाकी टीम समुद्र में नीचे उतर गई और सोफिया मॉनिटरों के जरिए उन्हें गाइड करने लगी। जैसे ही क्रिस पानी के अंदर आगे बढ़ा, उसे एक बेबी ब्लू व्हेल मिली जो जाल में फंसकर मर चुकी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब था। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि उस व्हेल पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। उसी समय सोफिया को पता चला कि जो सिग्नल मिल रहा था वो लिलिथ नाम की एक शार्क पर लगाए गए ट्रैकर से आ रहा है और वो उनकी ओर बढ़ रही थी। इस बीच कई शार्क क्रिस के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। ये देखकर सोफिया ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन जब लिलिथ अचानक क्रिस के पास से गुजरी तो सब लोग हैरान रह गए। क्रिस ने सोफिया से पूछा कि क्या वो वही शार्क है। सोफिया ने चौंकते हुए जवाब दिया कि लिलिथ तो वही होनी चाहिए थी और केवल 3 महीने पहले उसकी लंबाई सिर्फ 2 मीटर थी। लेकिन जब क्रिस ने शार्क पर लगे ट्रैकर को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वह सच में लिलिथ ही है, जो अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। लिलिथ के इतने विशाल आकार को देखकर क्रिस ने सोचा कि उसे तुरंत पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन सोफिया ने जिद की कि वो लिलिथ से एक सैंपल जरूर ले, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। जब क्रिस ने उसे इंजेक्शन देकर सैंपल लिया तो लिलिथ वहां से दूर तैर गई, लेकिन वे जितना सैंपल चाहते थे उतना उन्हें मिल चुका था। इसलिए क्रिस और उसकी टीम सतह की ओर वापस जाने लगे। लेकिन अचानक लिलिथ तेज गति से वापस लौटी और उन पर हमला कर दिया, एक एक करके सबको मार डाला। ये देखकर सोफिया उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन जब वह समुद्र की गहराई में पहुंची तो उसे क्रिस का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे देखकर वह डर गई। उसने नाव तक वापस तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पानी से बाहर निकलने से पहले ही लिलिथ उसके सामने आ गई और उस पर हमला कर दिया। सोफिया किसी तरह उस हमले से बच गई, लेकिन वो एक जाल में लिलिथ के साथ उलझ गई और समुद्र की गहराई में घसीट ली गई। अत्यधिक पानी के दबाव के कारण उसके कानों से खून निकलने लगा। फिर भी वह किसी तरह होश में रही, जाल को काटा और सफलतापूर्वक सतह पर वापस आ गई। यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। पेरिस की सीन नदी में 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्हें वहाँ कुछ कीमती जरूर मिलेगा। अचानक उनका मैग्नेट बहुत भारी हो गया तो उन्होंने जल्दी से उसे बाहर खींचा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या निकाला है तो वे हैरान रह गए। उन्होंने नदी से एक मिसाइल निकाली थी। घबराकर उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ पहुंची और जांच शुरू की। अधिकारियों में से एक, जिसका नाम आदिल था, उसने रिपोर्टरों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस नदी से पहले ही 100 से अधिक मिसाइलें और बम निकाले जा चुके हैं। एक रिपोर्टर ने आदिल से पूछा कि पेरिस में इतने बम कैसे पहुंच गए। आदिल ने समझाया कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं और बहकर नदी में आ गए थे। उसने सभी को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी बम और मिसाइलें अब काम नहीं करती। इसके बाद दृश्य फिर से सोफिया पर आता है, जिसने शार्क पर शोध करना छोड़ दिया था और अब बच्चों को समुद्री जीवन के बारे में पढ़ा रही थी। जब वो बच्चों को समुद्री जीवन के महत्व के बारे में समझा रही थी, तभी एक शरारती लड़के ने उसे ताना मारते हुए कहा कि उसकी पूरी टीम इसी काम के दौरान मर गई थी, फिर भी वो उन्हें पढ़ा रही है। ये सुनकर सोफिया भावुक हो गई और वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चली गई। तभी मिका नाम की एक लड़की ने उसे रोका। जब सोफिया उसे नजरअंदाज कर जाने लगी तो मिका ने बीकन 7 इंच का नाम लिया। ये नाम सुनकर सोफिया चौंक गई, क्योंकि ये वही ट्रैकर था जो उसने लिलिथ पर लगाया था। इसके बाद मिका उसे अपने संगठन में ले गई, जहाँ वे शार्क पर शोध करते थे। मिका ने बताया कि सोफिया उनकी रोल मॉडल है और उन्होंने उसकी रिसर्च की वजह से बहुत कुछ हासिल किया है। फिर मिका ने उसे लिलिथ की वर्तमान लोकेशन दिखाई, जो अब सीन नदी में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन सोफिया ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके अनुसार लिलिथ मीठे पानी में जीवित नहीं रह सकती थी। मिका ने सुझाव दिया कि शायद जलवायु परिवर्तन की वजह से लिलिथ वहां पहुंच गई हो और अब उन्हें उसे वापस समुद्र में भेजना होगा, वरना वो सीन के मीठे पानी में मर जाएगी। इस मिशन के लिए मिका ने सोफिया से साथ चलने को कहा, लेकिन सोफिया ने मना कर दिया और घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने वे आखिरी वीडियो देखने शुरू किए जो उस समय रिकॉर्ड हुए थे जब लिलिथ ने उसकी टीम पर हमला किया था, और उन्हें देखते हुए वो बेहद भावुक हो गई। इसके बाद जब उसने लिलिथ की लोकेशन चेक की तो वो हैरान रह गई कि लिलिथ सच में सीन नदी में प्रवेश कर चुकी थी और अब पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन गई थी। इसलिए सोफिया ने उसे पकड़ने का फैसला किया। दूसरी ओर मिका और बेन ने लिलिथ की लोकेशन ट्रैक की और सीन नदी में उतर गए। जब मिका पानी के अंदर गई तो उसे हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक कार मिली, जिस पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। इसी बीच पानी की सतह पर बेन ने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई है, इसलिए उसने मिका की रस्सी खींचनी शुरू कर दी, लेकिन मिका ने रस्सी अलग कर दी। पुलिस से डरकर बेन नाव लेकर वहां से भाग गई। कुछ समय बाद जब मिका सतह पर आई
तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गई। दूसरी ओर सोफिया ने लिलित को ट्रैक किया और उस जगह पहुंची जहां पुलिस मिका को हिरासत में ले रही थी। इस बीच आदिल नाव लेकर एनजी नाम की जगह पर गया जहां उसका दोस्त एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था। आदिल ने उसे कुछ उपकरण दिए और फिर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चला गया। जब सोफिया वहां पहुंची तो उसे कोई नहीं मिला। हालांकि एडवर्ड का कुत्ता लगातार भौंक रहा था और नदी की ओर घूर रहा था। सोफिया को ये सब बहुत अजीब लगा, जैसे वहां कुछ भयानक हुआ हो। इसके बाद वो घर लौट गई। अगली सुबह आदिल ने मिका से पूछताछ की और पूछा कि वो वहां क्या कर रही थी। मिका ने उसे बताया कि सीन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन आदिल ने उस पर विश्वास नहीं किया। दूसरी ओर सोफिया जो लिलित को ट्रैक कर रही थी, उसे अचानक आदिल का फोन आया। जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि मिका ने ही आदिल से उसे बुलाने के लिए कहा था। उसी समय आदिल ने उसे एडवर्ड का शव दिखाया जो नदी के किनारे मिला था और उसका आधा शरीर गायब था। उसने सोफिया से पूछा कि क्या उस पर शार्क ने हमला किया है। कुछ देर शव की जांच करने के बाद सोफिया ने पुष्टि की कि ये काम वास्तव में लिलित का ही है। इसके बाद दृश्य आदिल के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां उसने मिका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया। सोफिया ने उन्हें बताया कि सीन नदी में एक खतरनाक शार्क मौजूद है, लेकिन बाकी लोगों की तरह पुलिस चीफ ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसका मानना था कि एडवर्ड की मौत नाव के ब्लेड में फंसने से हुई है। उसने आदिल से कहा कि वह शार्क के अस्तित्व का सबूत लेकर आए। चीफ के आदेश के बाद आदिल ने एक टीम बनाई ताकि ये पुष्टि की जा सके कि शार्क सच में वहां है या नहीं। वह सोफिया को भी अपने साथ ले गया क्योंकि उसके पास लिलित की लोकेशन थी। वे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे और मिका चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो आदिल ने अपनी टीम को नदी में उतारा, जबकि वह और सोफिया ऊपर से उन्हें गाइड करने लगे। दूसरी ओर मिका को डर था कि पुलिस लोगों की जान बचाने के लिए शार्क को पकड़कर मार देगी, इसलिए उसने तुरंत अपनी दोस्त बेन को फोन किया और ट्रैकर डिस्कनेक्ट करने को कहा। बेन ने चेतावनी दी कि अगर वे ट्रैकर हटा देंगे तो उसे दोबारा कनेक्ट करना असंभव होगा, लेकिन मिका के बार बार कहने पर आखिरकार बेन ने ट्रैकर बंद कर दिया। जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो शार्क का सिग्नल अचानक गायब हो गया। सोफिया समझ नहीं पा रही थी कि सिग्नल कैसे बंद हो गया। तभी उन्हें पानी में किसी बहुत बड़े जीव की मौजूदगी का एहसास हुआ। आदिल ने तुरंत अपनी टीम को वापस ऊपर खींचना शुरू किया और इससे पहले कि लिलित हमला करती, वे सभी सुरक्षित नाव पर लौट आए। अब सभी बेहद घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पानी में सचमुच कुछ बहुत बड़ा मौजूद है। उसी समय एक अधिकारी ने आदिल से सोनार डिवाइस चेक करने को कहा। जब आदिल ने उसे देखा तो वह दंग रह गया। सोनार के अनुसार नदी में 20 मीटर लंबी एक शार्क घूम रही थी। आदिल को शक होने लगा कि शायद सोफिया ने ही खुद ट्रैकर बंद किया है, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और वहां से भगा दिया। यह सब होने के बाद सोफिया मिका के ऑफिस गई और गुस्से में उससे ट्रैकर बंद करने को लेकर सवाल करने लगी। मिका ने जवाब दिया कि सोफिया शार्क को मारना चाहती थी, लेकिन सोफिया ने उससे कहा कि शार्क किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती। 3 साल पहले उसने भी कोशिश की थी और मिका अच्छी तरह जानती थी कि तब क्या हुआ था। मिका ने जवाब दिया कि ये सोफिया की ही गलती थी क्योंकि उसे शार्क के पास नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर सोफिया आहत हो गई और वहां से चली गई। इसके बाद मिका ने लिलित को बचाने की योजना बनानी शुरू की। तभी उसे एक विचार आया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने जैसे अन्य एक्टिविस्ट से लिलित को बचाने में मदद करने की अपील की। उसने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो पुलिस शार्क को मार देगी। उसने सभी से एक खास जगह पर इकट्ठा होने को कहा और वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। दूसरी ओर आदिल ने पुलिस चीफ को समझाया कि उन्हें नदी को आम लोगों के लिए बंद कर देना चाहिए। चीफ ने जवाब दिया कि 1 हफ्ते बाद वहां ट्रायथलॉन नाम का एक बड़ा इवेंट होने वाला है और मेयर उसे बंद करने के लिए सहमत नहीं होंगी। हालांकि उसने कहा कि वे अगले दिन मेयर से बात करेंगे। इसके बाद आदिल घर गया और सोफिया के पुराने वीडियो देखने लगा। उन वीडियो से उसे उसकी टीम और उसके पति के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। ये समझकर उसे अपनी गलती पर अपराध बोध हुआ। अगले दिन आदिल सोफिया के एक्वेरियम गया, उससे माफी मांगी और मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में साथ चलने को कहा। सोफिया मान गई और वे दोनों साथ में मेयर के ऑफिस पहुंचे। वहां पुलिस चीफ ने मेयर को बताया कि सीन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन मेयर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि कुछ ही दिनों में वहां ट्रायथलॉन चैंपियनशिप होने वाली है। दुनिया भर से रिपोर्टर इस इवेंट को कवर करने आएंगे और हजारों प्रतिभागी उसमें हिस्सा लेंगे। उसने कहा कि वह इस इवेंट को रद्द नहीं करेगी क्योंकि इसका बजट अरबों में है। इसके बजाय उसने आदेश दिया कि किसी भी तरह शार्क को सीन नदी से हटा दिया जाए। आदिल ने फिर सोफिया से उसकी योजना के बारे में पूछा। सोफिया ने बताया कि वे शार्क को जाल में फंसाकर उसे बेहोश करेंगे और फिर उसे वापस समुद्र में पहुंचा देंगे। ये सुनते ही सभी तुरंत काम में जुट गए। इसी बीच बेन बहुत घबराई हुई वहां आई। उसने बताया कि मिका पागल हो गई है। वो अन्य एक्टिविस्ट के साथ मिलकर सोनार की मदद से लिलित को वापस समुद्र की ओर ले जाने की योजना बना रही है। बेन ने यह भी बताया कि उसने ट्रैकर फिर से एक्टिव कर दिया है
जिसका मतलब है कि अब उन्हें शार्क की सटीक लोकेशन पता है। सभी एक्टिविस्ट उसी दिन वहां इकट्ठा होने वाले थे। वो जगह थी कैटाकॉम्स, पेरिस का भूमिगत सीवर सिस्टम, एक प्राचीन संरचना जो पेरिस शहर से भी पहले बनाई गई थी। आदिल ने बेन से कहा कि वह वापस जाए और वादा किया कि वे वहां मदद के लिए पहुंचेंगे। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए, लेकिन आगे का रास्ता बहुत संकरा था, इसलिए उन्हें पानी के बीच पैदल चलकर आगे बढ़ना पड़ा। दूसरी ओर मिका पहले ही अन्य एक्टिविस्ट के साथ वहां पहुंच चुकी थी। वो सोनार डिवाइस लेकर पानी में उतरी, उम्मीद करते हुए कि उसकी मदद से लिलित समुद्र की ओर लौट जाएगी। तभी आदिल वहां पहुंचा और सभी से तुरंत उस जगह को छोड़ने के लिए कहने लगा। इस बीच मिका अब भी पानी में थी। तभी लिलित उसके पास आई और अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसे देखकर सभी डर गए। उसी समय लिलित का एक बच्चा मिका के पास आया और मिका उसे प्यार से छूने लगी, लेकिन सोफिया ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा मत करो, इससे लिलित घबरा जाएगी। पर मिका ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक लिलित गुस्से में पानी की गहराई में चली गई। यह देखकर आदिल मिका को बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन उससे पहले कि वह उसके पास पहुंचता, लिलित ने हमला कर दिया और मिका को मार डाला। ये देखकर वहां अफरातफरी मच गई। हालांकि कुछ पुलिस अधिकारियों ने कुछ लोगों को बचा लिया, लेकिन कई लोग और कुछ अधिकारी भी शार्क का शिकार बन गए। इस अफरा तफरी में बेन भी शार्क द्वारा मारी गई। आदिल हालात को काबू में करने की कोशिश करते हुए शार्क पर गोली चलाने लगा, जिससे वो पीछे हट गई। बचे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज किया गया, लेकिन इतने लोगों की मौत देखकर सोफिया गहरे सदमे में चली गई। आदिल उसके पास आया और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। तभी एक अधिकारी आदिल के पास आया और उसे कुछ बताया। ये सुनकर वे उस स्थान पर लौटे जहां उन्हें एक मृत बेबी शार्क मिली, जो आदिल की गोली से मरी थी। वे उसे लैब में ले गए, जहां सोफिया ने उसका परीक्षण शुरू किया। जांच के दौरान उसे पता चला कि शार्क ने खुद को मीठे पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। जब उसने उसका पेट चीर कर देखा तो उसमें से कई बेबी शार्क बाहर निकले। ये देखकर वह चौंक गई, क्योंकि वह शार्क केवल 2 महीने की थी। सोफिया को तब एहसास हुआ कि ये शार्क पार्थेनोजेनेसिस नामक प्रक्रिया से प्रजनन कर रही है, जिसमें प्रजनन के लिए नर साथी की जरूरत नहीं होती। उसने आदिल से कहा कि लिलित अब पूरी तरह एक नई प्रजाति बन चुकी है और तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रही है। अगर उन्हें एक दिन उसे खत्म नहीं किया तो वह उन सबको खत्म कर देगी। ये सुनकर आदिल स्तब्ध रह गया। अगले दृश्य में सोफिया ने मेयर और राष्ट्रपति को सब कुछ समझाया और उनसे तुरंत इवेंट रद्द करने की अपील की, लेकिन मेयर ने मना कर दिया। उल्टा उसने लोगों की मौत के लिए सोफिया को दोषी ठहराया। ये सुनकर सोफिया गुस्से में मेयर पर चिल्लाने लगी। क्रोधित होकर मेयर ने उसे वहां से निकल जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मेयर ने आदिल से कहा कि अब सेना इस स्थिति को संभालेगी और उसे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद आदिल और सोफिया ने एक योजना बनाई। आदिल ने अपनी टीम से मदद मांगी और कहा कि शहर को बचाने के लिए उन्हें सभी शार्क को खत्म करना होगा। उसकी टीम ने उसका साथ देने के लिए हामी भर दी, लेकिन इवेंट शुरू होने में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। आदिल की योजना थी कि कैटाकॉम्स में बम लगाए जाएं और उन्हें उड़ा दिया जाए, ताकि वहां मौजूद सभी शार्क मर जाएं। इस मिशन के लिए उसने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम बम लेकर अंदर जाएगी, जबकि दूसरी नाव पर इंतजार करेगी। जैसे ही बम एक्टिव होंगे, उनके पास भागने के लिए केवल 3 मिनट होंगे। इसके साथ ही वे मिशन पर निकल पड़े। दूसरी ओर इवेंट शुरू होने वाला था और सेना ने इलाके की कमान संभाल ली थी। मेयर वहां पहुंची और लोगों का हौसला बढ़ाने लगी। उसके संकेत पर सभी लोग पानी में कूद गए। इस बीच आदिल और उसकी टीम कैटाकॉम्स पहुंच चुके थे, जहां लिलिथ ने अपना प्रजनन स्थल बना लिया था। शार्क से बचने के लिए सोफिया के पास एक डिवाइस था जो उन्हें पास आने से रोकता था, लेकिन सोफिया को अजीब लगा क्योंकि लिलिथ वहां मौजूद नहीं थी। इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर बम लगा दिए। अब बम फटने में केवल 3 मिनट बचे थे। अचानक एक शार्क ने एक अधिकारी पर हमला कर दिया और बाकी शार्क भी उस पर टूट पड़ी। यह देखकर बाकी टीम के सदस्य एक साथ इकट्ठा हो गए। जब आदिल ने फ्लेयर जलाकर शार्क को साफ देखने की कोशिश की तो वे भयभीत रह गए। वहां हजारों शार्क मौजूद थी। सबसे बुरी बात यह थी कि जिस अधिकारी पर हमला हुआ था उसी के पास बम का ट्रिगर डिवाइस था। एक अन्य अधिकारी बहादुरी से आगे बढ़ा, डिवाइस उठाया और तुरंत बटन दबा दिया, लेकिन वापस लौटने से पहले ही शार्क ने उसे घेर लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बम फटने में केवल कुछ ही सेकंड बचे थे। सोफिया ने आदिल को पकड़कर वहां से खींचना शुरू किया। तभी जोरदार धमाका हुआ और आदिल गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह सोफिया उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाई। उसने आदिल को नाव पर लिटाया और फिर ये देखने के लिए वापस गई कि कोई और बचा है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, मलबे के बीच से लिलिथ बाहर निकल आई। सोफिया डर गई। अपने बच्चों की मौत से लिलिथ बेहद गुस्से में थी। उसने गुस्से में टीम की नाव पर हमला किया और उसे पलट दिया। सोफिया मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक लिलिथ 2 और टीम सदस्यों को मार चुकी थी। सोफिया किसी तरह आदिल के साथ उल्टी हुई नाव पर चढ़कर खुद को बचाने में सफल हुई। इसके बाद लिलिथ ने सुरक्षा जाल तोड़ दिया
और इवेंट में हिस्सा ले रहे तैराकों की ओर बढ़ गई। उसने एक एक करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तैराक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक लिलिथ ने एक तैराक पर हमला किया और नदी का पानी खून से लाल हो गया। ये देखकर लोगों में दहशत फैल गई और अफरातफरी मच गई। सेना का कमांडर तुरंत वहां पहुंचा और लिलिथ पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन आदिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि नदी में अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के कई बम और मिसाइलें सक्रिय हैं। सेना के कमांडर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फायरिंग जारी रखी। इससे लिलिथ पीछे हट गई। इस दौरान गोलियों की वजह से बमों के गोले सतह पर आ गए और उनमें से एक वापस गिरकर सक्रिय हो गया और विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने अन्य बमों को भी सक्रिय कर दिया और जल्द ही कई विस्फोट होने लगे। इन धमाकों से नदी में एक विशाल सुनामी जैसी लहर उठी, जिसने सबको बहा दिया। कुछ ही पलों में पूरा पेरिस शहर पानी में डूब गया। कुछ घंटों बाद सोफिया ने आदिल को गंभीर हालत में पाया और उसे एक इमारत की छत पर ले गई। कुछ समय बाद आदिल को होश आया। तभी उन्होंने देखा कि उनके आसपास हजारों बेबी शार्क तैर रही थी। उन्होंने पास ही लिलिथ को भी देखा। सोफिया और आदिल को समझ आ गया कि उसने कई अन्य जगहों पर भी प्रजनन स्थल बना लिए हैं। उस समय पूरा पेरिस पानी में डूब चुका था और हर जगह शार्क तैर रही थी। इसी रहस्य और तबाही के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।